टीजीटी और पीजीटी ऐसी परीक्षा की प्रकृति है जिसको आप एक महीने में या यूँ कहें कि आप ऊपर ऊपर पढ़ करके सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं, जिसके लिए आपको कठिन मेहनत करनी होगी और सब्जेक्ट को पूरे गहराई से पढ़ने की आवश्यकता है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। सीट कम है इसलिए कंपटीशन और बढ़ जाएगा, क्योंकि जब सीट कम होती है तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, जिससे कि एक तगड़ा कंपटीशन होता है। उसमें आपको एक औरों से बेहतर, औरों से अलग तैयारी करने की आवश्यकता होती है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी और पीजीटी की, तो आपको एक अलग ढंग से, अलग तरीके से तैयारी करने की आवश्यकता होगी जिससे कि आपका सिलेक्शन हो। और इसके लिए आप जो है एक ऑथेंटिक बुक को पढ़े ही पढ़ें, साथ में प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। तो प्रैक्टिस सेट की कमी हम पूरी कर रहे हैं, आपको डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं, खास करके सोशल साइंस की, और हम इतिहास और भूगोल की अलग अलग सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम बढ़ते हैं आज के अपने प्रैक्टिस सेशन की तरफ, और ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेशन है जिसमें हम भूगोल से शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले हमने टीजीटी के लिए इतिहास और भूगोल की प्रीवियस ईयर की सीरीज़ को चलाया है, जो कि आप उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और प्रैक्टिस सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप पढ़ाई तो करते हैं लेकिन बहुत बार रिवीजन ना करने की वजह से आप सिलेक्शन थोड़ी सी मिस कर जाते हैं और कुछ नंबर से आप रह जाते हैं। ठीक है, यदि आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके जस्ट बाद एलटी ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, तो आप तैयारी इस तरह से करें कि आपका टीजीटी में सिलेक्शन तो हो ही हो, उसके साथ साथ आपका एलटी ग्रेड में भी चयन हो सके। तो चलिए इसी के साथ आज शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम सिंह और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज में। आइए देखते हैं, और क्वेश्चन में जहां आवश्यकता होगी वहां क्वेश्चन की व्याख्या भी की जाएगी, इसलिए आप पेन और पेपर जरूर लेके बैठें जिससे कि आपको कुछ क्वेश्चन एडिशनल आप नोट कर पाएँ। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसने 1543 में पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत की? कापरनिकस, आई न्यूटन यानी कि आइजैक न्यूटन, हेरोडोटस या फिर अरस्तु ने? तो इसकी जो परिकल्पना की प्रस्तुति की थी वो की थी एन कापरनिकस ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए कुछ देखते हैं इन्फॉर्मेशन से संबंधित। इसको बोलते हैं भू केंद्रित विचार यानी कि जियोमेट्रिक व्यू। पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है जिसके चक्कर सभी आकाशीय पिंड लगाते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी पर विद्यमान ऑक्सीजन का सबसे बड़ा भंडार है? तो ये आपको, हमको नहीं लगता कि आप इसको क्वेश्चन को नहीं जानते होंगे। श्योर है मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को जानते होंगे। स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल या फिर जीवमंडल? तो आपको पता है कि जो वायुमंडल है वो किस जगह पे है? तो वायुमंडल हमारे स्थलमंडल पे है, और स्थलमंडल का पार्ट ही वायुमंडल है, इसलिए ये तो आंसर नहीं होगा। जीवमंडल भी नहीं होगा और जलमंडल भी नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन विद्यमान है वो है स्थलमंडल में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना कमेंट बॉक्स में कि ऑक्सीजन से ज़्यादा या फिर सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस विद्यमान है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, यदि आपको पता हो तो, नहीं पता हो तो फिर भी कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे। ग्रीष्म संक्रांत के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूर्य कर्क रेखा पर होता है, सूर्य मकर रेखा पर होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, या फिर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। यह बात होती है ग्रीष्म संक्रांति यानी कि 21 जून की बात हो रही है। 21 जून को आपको पता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। इस कंडीशन में जो है ये क्या क्या इसमें सत्य है? तो सूर्य जो होता है वो कर्क रेखा पर होता है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और सूर्य मकर रेखा पर होता है, ये तो बिल्कुल गलत है। तो क्या होता है, सूर्य कर्क रेखा पर होता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, अभी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो 1 और 3 यानी कि पहला भी सही है और तीसरा भी सही है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य के सबसे दूर होती है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? एक होता है उपसौर, एक होता है अपसौर। तो सूर्य के चारों जो परिक्रमा के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को जो है सूर्य के सबसे दूर होती है, उस स्थिति को बोलते हैं अपसौर या फिर सूर्योच्च। एक नया शब्द है सूर्योच्च, इसको भी आपको ध्यान रखना है। सूर्योच्च बोलते हैं और इसी को अपसौर भी बोलते हैं। अब आपको बात करनी है कि उपसौर कब होता है। अपसौर तो 4 जुलाई को होता है, और अब बतानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि उपसौर कब होता है, ये आप बताएंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक रोजगार प्रदाता क्षेत्र कौन सा है? तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक या फिर निर्यात? तो किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था में जो सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है वो कौन सा है? यह जो है ये है तृतीयक क्षेत्र,
ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और आप ये देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी आंतरिक जलमार्गों के रूप में सबसे उपयुक्त है? डेन्यूब, राइन, वोल्गा या फिर एल्ब। तो आंतरिक जलमार्गों के रूप में जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त नदी है वह नदी है राइन नदी और बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और जो राइन नदी है यह जो है राइन जलमार्ग यूरोप का प्रमुख आंतरिक जलमार्ग है, यानी कि जो राइन का प्रमुख जलमार्ग है वो है यूरोप का राइन जलमार्ग। राइन नदी स्विट्जरलैंड, जर्मनी तथा नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। ये भी ध्यान रखना है, कभी पूछ ले कि राइन नदी कहाँ कहाँ से होकर प्रवाहित होती है, तो स्विट्जरलैंड, जर्मनी तथा नीदरलैंड से होकर ये प्रवाहित होने वाली नदी है। और राइन नदी का जो विश्व का व्यस्ततम जलमार्ग है, जिसके द्वारा कोयले का सर्वाधिक परिवहन किया जाता है, इसलिए इसे कोयला नदी भी कहते हैं। तो इसको कोयला नदी भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मरमरा सागर जोड़ता है किसको किसको जोड़ता है? एजोब के साथ काला सागर को। तो जो मरमरा सागर है वह जोड़ता है एजियन सागर के साथ काला सागर को। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस भाग में दंडकारण्य प्रदेश अवस्थित है? उत्तर पूर्वी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में, केंद्रीय भाग में या फिर उत्तरी भाग में? तो जो दंडकारण्य प्रदेश का विस्तार भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों में लगभग 89,078 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है? 89,078 क्या इधर सकड़ा 10,000 89,7800 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में ये फैला हुआ है। फिर से सुनिए, ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों में ये फैला हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारत में केवल सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। माउंट ब्यूलर, माउंट कोयोब या फिर बैरनदीप। तो भारत में जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो है बैरनदीप, एकमात्र ज्वालामुखी है जो सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। पाट क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? मेघालय पठार में, बुंदेलखंड पठार में, कर्नाटक पठार में या फिर छोटा नागपुर पठार में? तो जो पाट क्षेत्र है वह है छोटा नागपुर पठार में और यह ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित उच्च भूमि स्थलाकृति या द्वीप रूपीय स्थलाकृति है। इसी को हम लोग पाट बोलते हैं या फिर इसी को पाट लैंड बोलते हैं। तो इस तरह से डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्खात भूमि का विकास किस प्रकार के मृदा अपर्दन के परिणाम स्वरूप होता है? रील अपर्दन, अवनलिका अपर्दन, परत अपर्दन या फिर असफाल अपर्दन? तो जो उत्खात भूमि होती है उसका जो विकास होता है वह होता है अवनलिका अपर्दन में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? कृष्णा, बराकर, इंद्रावती या फिर दामोदर? तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो चित्रकूट जलप्रपात है वह है इंद्रावती नदी पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, इसको आप करेक्ट लगा के चलें। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुरता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी गैस दूसरे स्थान पर आती है? ये जो क्वेश्चन हमने अभी पहले डिस्कस किया वही क्वेश्चन है। तो ये आता है ऑप्शन नंबर ए और 20% यानी समथिंग 21%। और उससे सबसे ज़्यादा क्या है? ये नाइट्रोजन है, ये मैक्सिमम है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र तल प्रसार की धारणा निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? बुलार्ड, मैकेंजी, हैरी हैंस या फिर मोर्गन ने? तो समुद्र तल प्रसार की धारणा यह जो है प्रस्तावित किया था हैरी हैंस ने। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पी भूकंपी तरंगों की छाया कटिबंध को प्रदर्शित करता है? 95 से 150 डिग्री, 100 से 155 डिग्री या फिर 105 से 145 डिग्री या फिर 105 से 155 डिग्री? तो यह जो है 105 से 145 डिग्री के बीच में ये प्रदर्शित करता है। सी ऑप्शन विल बी जो करेक्ट आंसर। राज्य का जैव सिद्धांत किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह प्रतिपादित किया था रेडजेल्ट के द्वारा। डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। निम्नलिखित में से मिश्रित खेती की विशेषता कौन सी है? तो जो मिश्रित खेती होती है वो ऐसी खेती होती है जिसमें आप जो है
कृषि तो करें ही करें, साथ साथ पशुपालन का भी उसमें आप जो है उसके साथ 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 आप पशुपालन भी उसमें कर सकते हैं। आइए देखते हैं, एक ही खेत में दो फसलें उगाई जाती हैं जब किसान फसलों को बढ़ाता है और इसके साथ साथ तृतीय क्षेत्र भी कार्यरत होता है। फसल और पशुपालन का संयोजन, किसान खेती के पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करता है। तो इसमें कौन सा सही है? ये है फसल और पशुपालन का संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन। अगला क्वेश्चन, 1989 में योजना आयोग यानी कि अब इसको नीति आयोग कहा जाता है ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था? तो यह किया था 15 जलवायु प्रदेशों में। और ये 15 जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं? इसका जो आधार था ये था मिट्टी के आधार पर यानी कि मृदा के आधार पर, वर्षा के आधार पर, तापमान के आधार पर, जल संसाधन आदि के आधार पर इन्होंने 15 जलवायु प्रदेशों में इसको विभाजित किया था। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और बताना इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये ऑप्शन लग रहा दिख नहीं पाएगा, दिख तो जाएगा। चलिए, याकूत कहाँ से संबंधित है? यानी कि ये आदिवासी इधर दिया है, ये दिया है निवास स्थान। तो याकूत जो संबंधित हैं वो हैं साइबेरिया से, पहले का यानी कि ए का 4। दूसरा क्या है? बद्दू कहाँ संबंधित है? बद्दू संबंधित है सऊदी अरब से, ठीक है। तीसरा है मसाई, और मसाई संबंधित हैं केन्या से, ठीक है। और चौथा है डी लैप्स कहाँ संबंधित है? स्कैंडिनेविया से। ये आपको ध्यान रखना है। ये इसका मिलान कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस प्रदेश में विकीर्ण अधिवास पाए जाते हैं? गंगा यमुना दोआब, भाबर प्रदेश, पहाड़ी प्रदेश या फिर मालाबार तट। तो भारत के पहाड़ी प्रदेश में विकीर्ण अधिवास पाए जाते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या चतुर्थक क्रियाकलापों का उदाहरण है? निर्माण कार्य, रेशम कीट पालन, खुदरा और थोक व्यापार या फिर शोध अनुसंधान। तो इसमें जो चतुर्थ क्रियाकलापों का जो उदाहरण है वो हो जाएगा आपका डी, शोध अनुसंधान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पृथ्वी पर उपोष्ण वायुदाब की पेटी को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी पर उपोष्ण वायुदाब की पेटी को कहा जाता है अश्वंशांश। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ देखते हैं इसकी डिटेल क्या है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है? थर्मोस्फीयर, थर्मोक्लाइन, हेलोस्फीयर या फिर हेलोक्लाइन। तो वह स्थान जहां तापमान तेजी से कम होता है उसको बोलते हैं थर्मोक्लाइन। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कोयले और तेल का उत्पादन करने वाली कार्बन युक्त चट्टानें किससे संबंधित हैं? रूपांतरित, अवसादी, अजैविक या फिर आग्नेय। तो यह संबंधित हैं अवसादी चट्टानों से। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आपको पता होगा कि जो अवसादी चट्टानें होती हैं वहीं से तेल और कार्बनिक चट्टानें पाई जाती हैं। रुको और जाओ निश्चयवाद की अवधारणा किसने दी थी? फ्रेडरिक रेडजल, रिचथोफेन, ग्रिफिथ टेलर या फिर एलर चर्चिल सैम्पुल। तो यह दिया था ग्रिफिथ टेलर ने। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये काफ़ी फेमस है, रुको और जाओ निश्चयवाद। थीमेटिक मानचित्र किससे संबंधित है? विशिष्ट प्रयोजन मानचित्र है, भौगोलिक संबंधों को बताता है या फिर अध्ययन की एक विषय वस्तु अथवा बहुविषय वस्तुओं को दर्शाता है या फिर चौथा है क्षेत्र की सतही विशेषताओं को चित्रित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 1, 2 और 3। यानी कि यह विशिष्ट प्रयोजन मानचित्र है, भौगोलिक संबंधों को बताता है, अध्ययन की एक विषय वस्तु अथवा बहुविषय वस्तुओं को दर्शाता है। चौथा नहीं होगा, यानी कि 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। आइए देखते हैं इसको कैसे सम्मिलित कर सकते हैं। ये काफ़ी छोटा हो गया है, चलिए फिर भी लगता दिख जाएगा। एनीमोमीटर किससे संबंधित है? तो जो एनीमोमीटर होता है वो संबंधित होता है आकाशीय पिंडों की स्थिति का समुद्री जहाज़ों से निर्धारण हेतु। यानी कि पहले का हो जाएगा 3, हवा की गति को मापने के लिए होता है एनीमोमीटर। सैम्प्स टेंट क्या होता है? तो सैम्प्स टेंट जो होता है वो होता है आकाशीय पिंडों की स्थिति तथा का समुद्री जहाज़ों के साथ निर्धारण। यानी कि बी का 4, ए का 3, बी का 4 किस में दिख रहा है? ए का 3, बी का 4। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है और डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब मिला लेते हैं
क्लाइनोमीटर ढाल का कोण नापने के लिए, यानी कि सी का 1 और डी का हो जाएगा 2। रडार क्या, गतिमान एवं स्थिर वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए, आपको पता ही होगा रडार क्या होता है। तो इस तरह से डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक भूगोलवेत्ता ने इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट किताब लिखी है? हम्बोल्ट, रेडजल, रीटर या फिर सैम्पुल? तो किसने लिखी है? यह लिखी है आपके सैम्पुल ने। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार की वनस्पति का दक्षिणी गोलार्ध में लगभग अभाव पाया जाता है वह कौन सा है? भूमध्य रेखी, भूमध्य सागरीय वनस्पति, बोरियल वन या फिर शीतोष्ण वन? तो किस प्रकार की जो वनस्पति है वो है बोरियल वन। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कॉस्मोग्राफी शब्द की रचना की गई थी किसके द्वारा? मैकिंडर द्वारा, हम्बोल्ट द्वारा, इमैनुअल कांट द्वारा या फिर टालमी द्वारा? तो कॉस्मोग्राफी शब्द की जो रचना की गई थी वह की गई थी हम्बोल्ट द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन का, बट नॉट लिस्ट। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है कौन कौन सा सही है। आइसोहेलाइन किससे संबंधित है? तो आइसोहेलाइन जो संबंधित है वो है लवणता से, यानी कि पहले का 2। आइसोवाल जो संबंधित है वो हो जाएगा आपका समगति से। और आइसोहाइड जो संबंधित है वह संबंधित है आपके समवर्षा से। और आइसोबार जो हो जाएगा दबाव से। यानी कि ए का दो किस में दिख रहा है? ए का 2 पहले सी में दिख रहा है। ए का 2, बी का 3 जो है आइसोवाल समगति, यानी बी का 3 दिख रहा है। तो इस तरह से ए का 2, बी का 3 और सी का आइसोहाइड समवर्षा 1 हो रहा है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये रहे 31 क्वेश्चन जो कि पार्ट 1 में हमने कवर किए हैं। इसके साथ साथ हम रोज़ इसको कवर करने वाले हैं 10 बजे, और शाम को 8 बजे इतिहास की होगी, यानी कि शाम को 8 PM पे 7:30 7:30 पे आपको होगी इतिहास की प्रैक्टिस सेट। तो आप इसको भी मिस ना करें। और आपकी कितनी है 31 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और पढ़ाई करते रहिए, कंटिन्यू लगे रहिए, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। धन्यवाद। यूं ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, अपने पंखों को खोल ये ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। यदि आप चाहते हैं टीजीटी और पीजीटी में सिलेक्शन लेना और ऊपर पढ़ के या फिर गाइड पढ़ के सोचते हैं कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे, तो ये आपकी भूल है। आप भूल कर रहे हैं। आपको ऑथेंटिक बुक्स और एनसीईआरटी पढ़नी होगी, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आप बुक और एनसीईआरटी पढ़िए और प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं। भूगोल की प्रैक्टिस हमने 4 करवा दिए हैं और यह इतिहास की प्रैक्टिस है। सोशल साइंस के लिए इतिहास और भूगोल सबसे मोस्ट टॉपिक होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप जो है इसकी प्रैक्टिस हमारे साथ करिए। आज हमारा इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं आज से इस महत्वपूर्ण सेशन को। सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार, हैंडेक्स और क्लीवर प्राप्त होते हैं नवपाषाण काल से, निम्न पूरा पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से या फिर आद्य ऐतिहासिक काल में। तो जो सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार इसी को हैंडेक्स बोलते हैं और जो क्लीवर प्राप्त हुए हैं वो होते हैं आपके निम्न पूरा पाषाण काल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहां आवश्यकता होगी वहां हम क्वेश्चन की व्याख्या भी करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? मोहनजोदड़ो का अन्नागार, मोहनजोदड़ो का स्नानागार या फिर हड़प्पा के राजा का महल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी वह थी मोहनजोदड़ो का अन्नागार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ साथ आप नोट कर लीजिए, व्हीलर के अनुसार सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी जो इमारत थी वो मोहनजोदड़ो का अन्नागार था। यह 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा था, जबकि मोहनजोदड़ो का सबसे जो महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल था वो विशाल स्नानागार था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित किस संस्कृति से है? उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, ताम्र पाषाण या फिर लौह काल? तो बागोर प्रथम काल का जो संबंध है वह संबंध है आपके मध्य पाषाण से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए जाते हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर तमिलनाडु में? तो जो कायथा संस्कृति के अवशेष हैं वह पाए जाते हैं आपके मध्य प्रदेश में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां सिंधु सभ्यता के पुरास्थल नहीं मिले हैं। बलूचिस्तान,
उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र, निम्न हिमालय क्षेत्र या फिर उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है यानी कि ऑप्शन नंबर डी, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ पे जो है सैंधव प्रस्थल प्राप्त नहीं हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडा नदी के तट पर स्थित आलमगीरपुर सैंधव विस्तार का सबसे पूर्वी स्थल है। इसका उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने कराया था। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, और जबकि पश्चिमी क्षेत्र में पाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः थी 6 मीटर, 6 व 10 मीटर, 7 व 11 मीटर, 8 व 12 मीटर या फिर 10 व 14 मीटर। तो क्या थी ये थी 6 व 10 मीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपको बता दें कि जो मोहनजोदड़ो के सड़कें की चौड़ाई थी वो 13.5 फीट थी। 13.5 यानी कि 13.5 फीट से 33 फीट तक थी जो चौड़ाई थी। यहाँ के किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः 6 तथा 10 मीटर थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी यानी कि 90 डिग्री पर काटती थी। सड़कें जो थी एक दूसरे पे 90 डिग्री पे काटती थी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ पुरुष मेघ यज्ञ के समय बलि पीड़ितों की सूची में शिल्प और व्यवसाय की एक लंबी तालिका प्रस्तुत करता है? वाजसनेयी संहिता, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण या फिर तैत्तिरीय अरण्यक। तो यह कौन सा प्रस्तुत करता है? यह करता है शतपथ ब्राह्मण। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइए देखते हैं कुछ इससे संबंधित फैक्ट। जो शतपथ ब्राह्मण था यह पुरुष मेघ यज्ञ के समय बलि पीड़ितों की सूची में शिल्प व व्यवसायों की एक लंबी तालिका प्रस्तुत करता है। इसमें 100 अध्याय हैं जिसके कारण इसे शतपथ कहा जाता है। यह 14 कांडों में विभाजित है यानी कि इसमें 100 अध्याय हैं, इसीलिए इसको शतपथ कहा जाता है। 100 अध्याय हैं और 14 इसमें कांड हैं। ये भी आपको नोट कर लेना, कभी भी पूछ ले कि जो शतपथ ब्राह्मण उसमें कितने अध्याय हैं। 100 अध्याय हैं और कांड कितने हैं? तो इसमें 14 कांड हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त कहाँ से होता है? तैत्तिरीय अरण्यक में, महाभारत से, पतंजलि के महाभाष्य से या फिर बौधायन धर्मसूत्र से। तो कहाँ से प्राप्त होता है? यह प्राप्त होता है तैत्तिरीय अरण्यक से। और यह संबंधित किससे है? यह संबंधित है यजुर्वेद से। यह भी आपको ध्यान रखना, ये यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद से ये संबंधित है और इसमें 10 प्रपाठक हैं जिससे नारायणी कठ, नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित है? चार्ल्स विकिल्सन, वी.ए. स्मिथ, मैक्स मुलर या फिर सर विलियम जोन्स ने? फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको पता होगा। इसका आंसर है सर विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। श्रावस्ती किस नदी के किनारे स्थित थी? ये इसका ऑप्शन जो आगे है। तो श्रावस्ती किस नदी के किनारे स्थित थी? ऑप्शन नंबर आप देखिए ए अनिमा, रोहिणी, अचिरावती या फिर हिरण्यवती। तो जो है ये किस नदी किनारे थी? ये थी आपके अचिरावती नदी किनारे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हेमवत संप्रदाय शाखा थी यानी कि हेमवत जो संप्रदाय हो वो किसकी शाखा थी? हीनयान की, महासांघिक की, आजीवक संप्रदाय की या फिर वज्रयान की? तो यह किसकी शाखा थी? यह शाखा थी आपके महासांघिक की। और महासांघिक किससे संबंधित था? तो महासांघिक महायान संप्रदाय की एक शाखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में पहचान कीजिए जहां से सिकंदर को वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा। झेलम, चिनाब, रावी या फिर ब्यास। तो यह नदी कौन सी थी? यह नदी थी आपके व्यास नदी। और सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। 326 ईसा पूर्व, ये आपको ध्यान रखना है, BC में आक्रमण किया था। वह 19 माह भारत में रहा लेकिन ब्यास नदी से आगे न बढ़ पाया क्योंकि उसके सैनिकों ने क्वायनास के नेतृत्व में आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। तो यह आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तक्षशिला में मौर्यकालीन मंत्रियों, कारिंदों, दुष्टामात्यों के कुशासन के विरुद्ध ख्यात असंतोष के बारे में बताता है? अशोकावदान, युग पुराण, दिव्यावदान या फिर महाभाष्य? तो कौन सा बताता है? यह बताता है आपका दिव्यावदान। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिव्यावदान नामक ये एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें मौर्यकालीन मंत्रियों, कारिंदों के कुशासन के विरुद्ध हुए असंतोष का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कनिष्क द्वितीय, वासुदेव, हुविस्क या फिर वसुदेव? तो कौन पहले था? हुविस्क था 106 से
40 ईस्वी, यानी कि हुइस्क था सबसे पहले 106 से 140। उसके बाद था कनिष्क द्वितीय, ये था 140 से 145, यानी कि 3 किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 3 1 2 4 अपडेट देख लीजिए। हुइस्क 106 से 140, कनिष्क द्वितीय 140 से 145, वसुदेव फर्स्ट 145 से 176 और वसुदेव सेकंड 202 से 230। तो इस तरह से 3 1 2 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है वह वर्णविहीन हो जाता है? सिंगालवाद सूत्र, संयुक्त निकाय, सोनदंड सूत्र या फिर अंगुत्तर निकाय? तो वो कौन सा है? तो वह है आपका है डी, अंगुत्तर निकाय। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न कथन पर विचार कीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के दौरान विकसित हुए। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों खिलजी वंश द्वारा नष्ट किए गए। इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर न तो एक न ही दो। इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। दूसरा क्या है, नालंदा और विक्रमशिला दोनों विश्वविद्यालय को जो नष्ट किया गया था वह किया गया था खिलजी वंश द्वारा। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि केवल दो सही है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सॉरी, इसका जो आंसर होगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, इसकी जो स्थापना हुई थी इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। न तो एक और न तो दो, दोनों असत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असमयिक प्रकार के स्वर्ण सिक्के निम्न के द्वारा प्रचलित किए गए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय व असमयिक प्रकार के स्वर्ण सिक्के निम्न में किसके द्वारा प्रचलित किए गए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय एवं समुद्रगुप्त, या फिर समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त प्रथम। तो यह किसके द्वारा प्रचलित किए गए थे? ये किए गए थे समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त प्रथम द्वारा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुंड्रवर्धन अधोलिखित किस स्थान से समीकृत किया जाता है? उड़ीसा, उत्तरी बंगाल, असम या फिर विदर्भ? तो यह क्या रहता है? उत्तरी बंगाल से। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुप्त काल में अजंता की कौन सी गुफाएं निर्मित हुई थी? 10, 11, 12, 13, 12, 13, 14, 15 या फिर 2, 8, 10, 11 या फिर 16 और 17? तो गुप्त काल में जो अजंता की गुफाएं निर्मित हुई थी वो थी 12, 13, 14 और 15। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुलकेशिन द्वितीय ने दूत मंडल भेजा था कहाँ पे? इराक में, ईरान में, श्रीलंका में या फिर चीन में? तो पुलकेशिन द्वितीय ने दूत मंडल जो भेजा था वह भेजा था आपके ईरान में। और कब भेजा था? तो यह भेजा था लगभग 36वें वर्ष में अपने शासनकाल के। अगला प्रश्न, किस तमिल रचना में पत्तिनी पूजा का गुणगान किया गया है? मणिमेखलय, पुत्तु पाटु, शिलप्पदिकारम या फिर तोलकपियम? तो किसमें है? यह है शिलप्पदिकारम में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किससे चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभागों का सही अवरोही क्रम ज्ञात होता है? मंडलम, वलनाडु, कुर्रम, मंडलम, कोट्टम या फिर नाडु, कुर्रम, नाडु या फिर कोट्टम, नाडु, कुर्रम या फिर तनुयूर? किससे प्राप्त होता है? यह होता है मंडलम, कोट्टम और नाडु से। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन एवं बिक्री निषिद्ध कर दिया था? हर्षवर्धन, धर्मपाल, कुमारपाल या फिर भोज ने? किसने किया था? यह किया था कुमारपाल ने। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चोल राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी दक्षिण राज्य कौन सा था? यानी कि जो चोल राज्य का पतन था उसके लिए उत्तरदायी कौन सा दक्षिण राज्य था? होयसल, पांड्य, काकतीय? इसमें बताना है 1 और 2, 1 और 3, 1, 2 और 3 या फिर उपयुक्त सभी। तो कौन उत्तरदायी था? इसमें के लिए उत्तरदायी था डी ऑप्शन, उपयुक्त सही उत्तरदायी थे
होयसल, पांड्य और काकती। अगला प्रश्न, महमूद गजनी के साथ संघर्ष के दौरान कश्मीर का शासक कौन था? दिद्दा, चक्रवर्मन, अवंती वर्मन या फिर शंकर वर्मन। तो कौन था? ये था आपका ऑप्शन नंबर ए, दिद्दा। अगला प्रश्न, मुरूज ल जहाब का लेखक कौन था? अल मसूदी, अल बरूनी, अल अतबी या फिर इब्न हौकल। तो ये कौन था? यह था आपके अल मसूदी ने। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? सुबुक्तगीन, अरब्तगीन, मोहम्मद बिन कासिम या फिर महमूद गजनबी। तो कौन था? यह था आपका सुबुक्तगीन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अक्ता वह भूमि होती थी जिसकी आय पर किसका नियंत्रण था? नागरिक प्रशासन का नियंत्रण था, सैन्य प्रशासन का नियंत्रण था, काजी का नियंत्रण था या फिर वक्फ का नियंत्रण था। तो अक्ता जो भूमि थी उस पर नियंत्रण था किसका? सैन्य प्रशासन का नियंत्रण था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण के बारे में विस्तृत जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या था? फुतुह उस सलातीन, खजाइन उल फुतुह, तबकाते नासिरी या फिर तारीख़ फिरोज़शाही। तो किसका क्या था? ये क्या सही है? स्रोत कौन सा है? तो ये स्रोत है जो इसका है तारीख़ फिरोज़शाही। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया था? बलबन, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक। यह किसने किया था? यह क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख मिलता है? उड़ीसा गुजरात, कश्मीर कुर्ग, विजयनगर मेवाड़ या फिर मथुरा बंगाल। किसका मिलता है? यह मिलता है विजयनगर और मेवाड़ का। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, शेर शाह सूरी ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? सासाराम बिहार में है, लाहौर, पटना या फिर जौनपुर से। तो शेर शाह सूरी ने जो शिक्षा प्राप्त की थी वह की थी जौनपुर से। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किसानों की सहायता के लिए किस शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था की शुरुआत की थी? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या फिर शेर शाह सूरी। किसने किया था? यह किया था शेर शाह सूरी ने। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेनापति कौन था? मान सिंह, अमर सिंह, शक्ति सिंह या फिर हकीम खान। तो हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का सेनापति था आपका मान सिंह। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का, दीन इलाही को एक धर्म कहा जाता है, किसने कहा था? अबुल फजल, निजामुद्दीन, बदायूनी या फिर मोहसिन फ़ानी। किसने कहा था? ये कहा था मोहसिन फ़ानी ने। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये रहे 35 क्वेश्चन जो कि इतिहास से संबंधित हैं आपके आने वाले टीजीटी और पीजीटी एग्जाम के लिए। टीजी और पीजीटी में ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, मुश्किल से 3 से 4 महीने का टाइम मिलेगा। अब उसमें पूरा रगड़ के पढ़ डालिए जिससे कि आपका सिलेक्शन हो पाए। धन्यवाद, मिलते हैं तब तक के लिए। नमस्कार, जय हिंद।